ठीक है सर, स्टार्ट कीजिए। ओके। मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। ये प्रश्न दिया गया था आपको। आपको आइडिया होगा कि ये जीएस पेपर किस सेक्शन का है, आइडिया है ना? जनरल स्टडीज के पेपर 1 का है, ठीक है। और पेपर 1 में भी सेक्शन 1 का है, ठीक है। और अमूमन जो है आप लोगों कई लोगों को मेंस लिखने का भी एक्सपीरियंस होगा, तो सेक्शन 1 को जो है थोड़ा इजी कैटेगरी में माना जाता है, ठीक है। और जीएस पेपर 1 में भी अगर आप टॉपिक की कॉपी देखेंगे तो उसमें अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। अगर जीएस 1 और जीएस 2 की बात कीजिएगा तो आपको लगभग 40 नंबर के आसपास जो है डिफरेंसेस दिखते हैं। जहाँ किसी को जीएस 1 में 190 रहता है, तो वहीं जीएस पेपर 2 में 150 के आसपास रहता है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यही है कि जीएस पेपर 1 में पहला सेक्शन जो है जिसमें कि आप कल्चर देखने के लिए मिलता है, और तीसरा सेक्शन है जिसमें आपको स्टैटिस्टिक्स देखने के मिलता है, स्टैट देखने के लिए मिलता है। ये दोनों सेक्शन जो है डायरेक्ट मार्क्स देता है, ठीक है। और पहले तो जो सेक्शन 1 हुआ करता था जनरल स्टडीज का, उसमें क्वेश्चन जो है ना प्रिडिक्ट कर लिए जाते थे, ठीक है। रुपेश सर भी हैं यहाँ पे, तो कई बार जो है बच्चों को डायरेक्ट सर बताए भी हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा, 3-4 क्वेश्चन बताते थे और उसमें से 3 क्वेश्चन जो है आराम से हाँ, लोग तैयार करते थे, हो जाता था। ये रट के अभी चले भी जो जाओ, इस है बार ये पूछा लोग है तो अगली बार वो पूछेगा। ऐसा होता था जब पहले पढ़ाते थे, तो ऐसे ही करते थे कि पिछले बार इसको पूछा है, नेहरू को पूछ लिया, सॉरी टैगोर को पूछा है, तो इस बार गांधी को पूछेगा, इस बार बाल कला पूछ लिया है, तो इस बार मौर्य कला पूछेगा। इस तरीके से बहुत किया करते थे हम लोग। ये कहानी 64वीं की है, 65वीं की है, बहुत से बहुत 66वीं तक की है, उसके बाद की नहीं है। धीरे धीरे फिर बीपीएससी ने अपना पैटर्न में बहुत सुधार किया है। अतुल हेलो प्रसाद सर। सर ने खत्म कर दिया। हेलो सर। हाँ हाँ 1861 टेक्स्ट पूछे हुआ था, 69वीं में 1893 पूछा, तो क्या इसमें 93। 1909 पूछ देगा? हाँ, इसलिए अब वो पैटर्न वाला दिन चला गया। बीपीएससी के वो दिन चले गए कि 3-4 बुकलेट देते थे, इसी में काम हो जाता था बच्चों का। बच्चे भी खुश, हम लोगों को भी कम काम करना पड़ता था। आप समझ रहे हैं ना? जी सर। ओके। तो इसमें जो जीएस पेपर 1 में कुछ पैटर्न हुआ करता है, ठीक है। अभी तो आपको अल्टरनेट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जैसे एक दिन आपको साइंस एंड टेक का क्वेश्चन मिलता है, दूसरे दिन आर्ट एंड कल्चर का मिलता है। तो इसमें जो है हम आज आर्ट एंड कल हमने साइंस एंड टेक की क्वेश्चन डील किए थे, ठीक है। आपदा प्रबंधन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, काफी लोग उसमें जुड़े हुए भी थे, ठीक है। और पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा था। आज जो है हम लोग जीएस का पेपर 1 का सेक्शन 1 डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें अगर आप पैटर्न की बात करेंगे तो जरूर आप लोग ठीक कह रहे हैं कि चेंजेस आए हैं, लेकिन अगर फिर भी आप लोग विश्लेषण करेंगे ठीक से 67वीं 68वीं और 69वीं के क्वेश्चन पेपर की, तो आप देखेंगे कि भले ही पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी जो है क्वेश्चन जो है वो पुराने ही पैटर्न पे पूछ रहा है, ठीक है। कुछ बदलाव जरूर हुए हैं, जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं, लेकिन अभी भी लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चंस में भी वही सारे क्वेश्चन जो हैं उसी को फॉर्मेट चेंज करके पूछा जाता है। जैसे आप गौर करेंगे कि शॉर्ट आंसर में पिछली बार संथाल के बारे में पूछा था, मुंडा के बारे में पूछ देता है कि नहीं। इसके अलावा लॉन्ग आंसर में गौर कीजिएगा तो आपको किसी ना किसी कला के बारे में पूछ ही देता है, या पाश्चात्य शिक्षा के बारे में पूछ ही दे रहा है। फिर भारतीय जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ है उसके जो प्रमुख चरण रहे हैं उसमें से एक ना एक सवाल रहता ही है, ठीक है। तो अभी भी जो है कुछ ऐसे कोर टॉपिक्स हैं जिसको आप तैयार करते हैं तो आपका जीएस सेक्शन 1 जो है वो आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों में से बहुतों की आइडिया भी होगा, मैं फिर भी एक बार को बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको अगर कला की बात करेंगे, ठीक है, कला एवं संस्कृति में, तो इसमें जो है ना 3-4 कलाएं बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहला है मौर्य, ठीक है। फिर एक है पाल कला, ठीक है। फिर एक है पटना कला, सॉरी, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये तीनों जो था काफी इम्पोर्टेंट हुआ करता था, इससे अल्टरनेट करके जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते रहते थे, ठीक है। अब वर्तमान में कुछ और कलाओं को आपको इसमें ऐड कर लेना चाहिए, जैसे इसमें आपको बनी ऐड कर लेना चाहिए, ठीक है। या आप लोगों ने किया भी होगा, ठीक है। सुजनी कढ़ाई है, ये भी आजकल चर्चा में, क्योंकि सबको जीआई टैग भी मिल चुका है, ठीक है। इस तरीके से और भी कुछ चीजें जो न्यूज में रहती हैं,
ठीक है, जैसे इस बार आप लोगों को याद होगा सीवन पासवान और शांति पासवान, उनको बताइए किस क्षेत्र में मिला था पद्मश्री? गोदना शैली सर। बिल्कुल, गोदना के लिए, ठीक है। तो इन सबको भी जो है हल्का-फुल्का आपको तैयार कर लेना चाहिए। ये कला में हो गया। अब मान के चलिए कि और आप एक चीज़ याद रखिएगा कि मौर्य, पाल और पटना कलाम ये तीनों जो सेक्शन है ना, इसको आपको 8 नंबर यानी शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप दोनों के लिए आपको तैयार कर लेना होगा इन तीनों को। और बाकी मधुबनी, सुजनी और गोदना इन सबको है ये आप 8 नंबर वाले सेक्शन के लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है? ये हो गया कला की बात। अब हम लोग बात करते हैं ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में, ठीक है? जनजातीय आंदोलन, ठीक है? ट्राइबल आंदोलन की बात करेंगे तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला आप बात कर सकते हैं संथाल के बारे में, फिर एक हो सकता है मुंडा, ठीक है? और ये 2 जो है बहुत महत्वपूर्ण है और तीसरा जो है वो है कि आपको पूछ देगा सीधा ना संथाल या मुंडा के बारे में नहीं पूछ के आपको एक साथ पूछेगा कि बिहार में जनजातीय आंदोलन की क्या इतिहास रहा है, क्या पृष्ठभूमि रही है? तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको एक समग्र रूप से उत्तर लिखना होगा, ठीक है? तो इसमें भी आपको 3 प्रकार के प्रश्न आपको तैयार करने होंगे, ठीक है? ये कला हो गया, ट्राइबल हो गया, फिर हम लोग बात करते हैं कुछ पर्सनैलिटी की, ठीक है? इसमें आपको गांधी हो गए, ठीक है? नेहरू हो गए, टैगोर हो गए। ये पहले से पूछा जाता रहा है, इसको लोग तैयार करते थे, लेकिन वर्तमान में इसमें आपको कुछ चीज़ें और ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे जयप्रकाश नारायण हो जाएँगे, ठीक है? लोहिया हो जाएँगे, ठीक है? आपको इसमें कर्पूरी ठाकुर को भी अब ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? सर इसी तरह से अम्बेडकर जी करंट में ज्यादा फेमस हो रहे हैं सर। कर्पूरी ठाकुर चूंकि बिहार के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो चुके हैं, वो करंट में काफी चर्चा में रहे हैं। ठीक है? तो इस तरीके से जो है आप इन पर्सनैलिटीज़ को आप पढ़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और आप अगर अम्बेडकर वगैरह भी आपको महसूस हो रहा है, ठीक है? तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। ये एक प्रेडिक्शन है, ठीक है? मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको अम्बेडकर या ज्योतिबा फुले इन सब के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। आप गौर करेंगे कि जब भी आप सुधारवादी आंदोलन पढ़ते हैं, तो आप बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, है कि नहीं? राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ते हैं, हो सकता है यही पूछ दे। है कि नहीं? देवेंद्र नाथ ठाकुर के बारे में पूछ दे, ये सब तो बंगाली भी थे, ठीक है? और बिहार जो है वो बंगाल से ही अलग हुआ है, तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो मेरा कहना है कि ये सारे जिनका अभी नाम दिया जा रहा है, ये प्रेडिक्ट किया गया है कि ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? और पर्सनैलिटीज़ वाला क्वेश्चन रहता है, तो अभी भी जो है ना और करके यानी एक क्वेश्चन में 1-2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो आप जो है इसमें थोड़ा सहूलियत मिल सकता है आपको, ठीक है? तो हमने 3 पोर्शन की बात की, कला बात कर चुके हैं, ट्राइबल रिवोल्ट बात कर चुके हैं, पर्सनैलिटीज़ की बात कर चुके हैं। और चौथा जो बचता है, ये हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बचता है, ठीक है? इसमें जो कुछ प्रमुख चरण हैं, उसके बारे में आपको तैयार करना होगा। जैसे आप याद कीजिएगा 69th बीपीएससी में पूछा गया था, मॉडरेट्स फेज, है ना? मॉडरेट्स फेज हिंदी में क्या कहते हैं उनको? उदारवादी चरण, ठीक है? उदारवादी चरण के बारे में सवाल पूछा गया था कि उनका क्या योगदान रहा है, उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना था। तो आप गौर करिएगा कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जो महत्वपूर्ण कुछ बिंदु रहे हैं, उसको आपको तैयार करके जाना है। अब जैसे उसमें बात कर लेते हैं हम लोग क्या-क्या रहा है। तो पहला 1857 की क्रांति आप पढ़ेंगे, ठीक है? 1857 की क्रांति में क्या-क्या पढ़िएगा, तो उसी में आपको 1857 की क्रांति के कारण, प्रभाव ये सब तो पढ़ना ही है। इसी में आपको कुंवर सिंह भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद जो है, फिर आ जाइए तो कांग्रेस का जब निर्माण होता है, तो सबसे पहले क्या आ जाता है? मॉडरेट्स फेज, ठीक है? मॉडरेट्स फेज जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और फिर तीसरा गांधीयन फेज भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? गांधीयन फेज जैसे ही आप पढ़ेंगे, तो गांधीयन फेज के साथ आपको उसको और ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, इससे पहले आप ये याद रखिए कि एक्सट्रीमिस्ट फेज में आपको स्वदेशी मूवमेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और गांधीयन फेज की बात करेंगे तो इसमें तो बहुत सारा आ जाता है, जैसे इसमें आप बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह, ठीक है? मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, मैं एक सेकंड। ऐसे देखने में दिक्कत हो रहा है क्या हॉरिजॉन्टल मोड में? नहीं, ठीक है सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? आप स्टूडेंट्स लोग बोल रहे हैं। दिख रहा है सर। देख रहे हैं सर। देखिए हम लोग इसका टाइम सर लैपटॉप भी ओपन होता है क्या? जी क्या हाँ, बोल रहे हैं? लैपटॉप में भी ओपन होगा। लैपटॉप
हर सब में ओपन होगा, टैब है, आईफोन है, कुछ भी है, लैपटॉप है, सब। ठीक है, दिक्कत हो रहा है क्या आप लोगों को? नहीं, ठीक है सर। नो सर, सही है। ठीक है, अब मेरा ना थोड़ा ये पजल हो गया, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। चलिए, यहाँ हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। चलिए कुछ इसमें ऐड कर लेते हैं 2-3 चीज़ें। जैसे अगर मॉडरेट्स फेज की बात करें तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 1985 से, एक सेकंड, सॉरी 1885 से 1905 के आसपास तक करते हैं इसको, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट फेज क्या हो गया, 1905 से 1915-17 कुछ भी लिख लीजिए। गांधीयन फेज 1917 से 1947 तक लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने मॉडरेट फेज का चर्चा कर लिया है कि इससे किस प्रकार का सवाल बन सकता है, योगदान आपको पढ़ना होगा, आलोचनात्मक परीक्षण पढ़ना होगा। फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज की बात करेंगे तो आपको स्वदेशी मूवमेंट अच्छे से देखना पड़ेगा। फिर गांधीयन फेज आ जाइएगा तो गांधीयन फेज में बहुत सारा आंदोलन आ रहा था। सबसे पहला क्या है, गांधी जाते हैं 1915 में, तो सबसे पहला आंदोलन क्या है उनका, चंपारण का, ठीक है। और चूंकि ये बिहार से भी जुड़ा हुआ है तो इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चंपारण के बाद अगला कौन सा हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद अगला क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चौथा कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे अभी तक ऐसा कोई खास प्रश्न नहीं पूछा है, तो इसलिए आप अगला 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसको ले सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो है ना हमारा लास्ट हो जाता है। अब इसमें देखिए चंपारण हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया। जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आता है तो इसी में आप खिलाफत भी जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों साथ में हो रहा, और बिहार जो है वो भी खिलाफत का बड़ा अड्डा रहा था, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया। क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ यहाँ पे जो है आपको आजाद दस्ता भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इससे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है मैं अभी फिर आपको एक दे दूंगा, है ना, इसको फेयर करके आपको अलग से बता दिया जाएगा। अभी की थोड़ा पजल्ड हो गया है, बट इसको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2-3 प्रकार के प्रश्न और बच जाते हैं। जैसे एक बच जाता है आपका एजुकेशन के बारे में, ठीक है, कि बिहार में जो है एजुकेशन को लेकर जो है क्या प्रगति रही है अतीत से लेकर वर्तमान तक, ठीक है। इस बार भी ये सवाल पूछा गया था, 69th बीपीएससी जो हुआ है उसमें भी ये पूछा गया था कि बिहार जो है किस प्रकार शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप गौर कर सकते हैं कि जो सेक्शन 1 है जीएस का, ठीक है, जो कि आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा है, तो उसमें इसी इतने ही जो मेजर टॉपिक्स हैं उसी से क्वेश्चंस घूमते रहते हैं, ठीक है। अब इसको आप गिन सकते हैं फिंगर पे कि आपके टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए। यहाँ से 3 क्वेश्चन हो गया लगभग, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। एजुकेशन से 1 से 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। कला से जो है 3 मेजर क्वेश्चन और 3 और जोड़ दें तो 6 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। फिर इसमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़ें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगभग 12 सवाल यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इतने प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, ठीक है, या इसके आसपास भी, तो आसानी से जो आपका जीएस सेक्शन 1 कवर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है एक बढ़िया से लिस्ट बनाकर मैं रुपेश सर को दे दूंगा, वहां से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कहीं खुद से भी पढ़ते हैं या कोई सोर्स भी यूज करते हैं तो इसी के अनुसार, इसी के इर्द गिर्द अगर पढ़ते हैं तो बहुत कम एफर्ट में जो है यहाँ पे जो आप समझ सकते हैं कि टोटल जो है 100 कितना मार्क्स का होता है जीएस पेपर 1, 31 38 ये तो 2 बड़े क्वेश्चन हो गए, और 144। बिल्कुल 144 का होता है ना, ठीक है। तो इसके लिए आप 114 सॉरी सॉरी, 114। 114 बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चन 8-8 नंबर का होता है, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 7-7 नंबर का होता है, फिर 38 और 38 इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो अगर आप ये कुछ क्वेश्चंस जो बताए गए हैं इसके इर्द गिर्द पढ़ते हैं, इसके आसपास के टॉपिक्स को पढ़ते हैं, तो बहुत आसानी से जो है कवर किया जा सकता है। इन सब के बाद भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आपको जो आपको बाउंसर किस्म का मिलेगा। जैसे मैं 69 की बात करूं तो उसमें एक क्वेश्चन दिया गया था कि पूर्वी भारत में
गुफा चित्रों के बारे में आपको उनकी विशेषता बतानी थी या उसके बारे में बताना था। अब आप गौर करेंगे कि इस प्रकार का प्रश्न जो है ना, वो कहीं भी नहीं दिया है, किसी किताब में नहीं दिया गया है, ठीक है। उसको आपको वहीं एग्जाम हॉल में एनालिसिस करके आपको वहीं पे डिकोड करना, वहीं पे बनाना होगा, ठीक है। तो इस तरीके के बाउंसर क्वेश्चंस को भी किस तरीके से टैकल किया जाएगा, उसका भी एक आर्ट है, वो धीरे धीरे विकसित हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों में से बहुतों को आता भी होगा, उस वो भी किस तरीके से टैकल किया जाएगा उसके बारे में भी बताया जाएगा आपको क्लास में, ठीक है। तो ये चूंकि जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 का पहला क्लास था, इसलिए थोड़ा डिटेल में इस पे बात किया गया है, ठीक है। और अब प्रश्न पे आते हैं। तो पहला प्रश्न जो है ये मौर्य कला के बारे में दिया गया था, ठीक है। और कुंदन जी इस पे लिखते हैं। हैं क्या कुंदन अभी क्लास में? तो मुझे प्रश्न पढ़ के जो इनका उत्तर पढ़ के जो है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, ये क्यों, ठीक है। कंफ्यूजिंग क्यों लगा ये धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। देखिए ये इस प्रश्न को डील कर रहे हैं, मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। तो देखिए इस प्रश्न का क्या डिमांड क्या है। सबसे पहले मौर्य कला के बारे में आपको बताना है। मौर्य कला के बारे में क्या है, सबसे पहले देखिए इसको डिकोड, कोई भी प्रश्न होता है ना उसको सबसे पहले तोड़ना होता है, ठीक है। आप चाहे यूपीपीएससी का दे रहे हैं, बीपीएससी का दे रहे हैं, या सिविल सर्विसेज यूपीएससी का दे रहे हैं, हर प्रकार का जो जो भी मेंस का एग्जाम होता है उसमें आपको क्वेश्चन को पहले ब्रेक करना है, उसको डिकोड करना होता है, ठीक है। क्या होता है कि क्वेश्चन में ना काफी जटिल शब्दों को यूज किया जाता है, ठीक है। और एग्जाम प्रेशर में कई बार क्या होता है ना कि दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। और उसके कारण हम लोग चूंकि क्या होता है कि इतना प्रेशर में आके जो है लिखना कुछ होता है, कुछ और लिख देता है हमसे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, उस प्रश्न को एकदम डिकोड करना है, एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक करना है। फिर अपना एक ब्लूप्रिंट बनाना होगा आपको कि क्या किस इर्द गिर्द क्या लिखा जा सकता है, ठीक है। और तब जाके जो है आप अपना उसके अनुरूप लिखें। सबसे पहले समझिए क्वेश्चन क्या करिए। तो बहुत सिंपल सवाल है। सवाल क्या है, मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। मतलब क्या, सिर्फ मौर्य कला की जो स्थापत्य और कला है उसकी विशेषताओं को बताना है, ठीक। और कुछ नहीं करना है, ना इसमें आलोचना करना है, ना इसमें प्रभाव बताना है, ठीक है। ये सब कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, मौर्य कला और उसकी विशेषताओं को बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको मौर्य कला उसके बारे में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मौर्य कला में भी पहले समझिए कि दो वर्ड है, मौर्य और क्या है, कला। मौर्य को अलग और कला को अलग भी आप डिफाइन कर सकते हैं, मतलब चालाकी से इस तरीके से डिफाइन करें कि मतलब साथ में ही हो लेकिन दोनों शब्द का अलग अलग मतलब उसमें समझ में आए। जैसे इसमें इस तरीके से शुरुआत किया जा सकता है कि मतलब जो भूमिका होती है सबका अपना अपना अंदाज होता है, आप लोग अलग लिख सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि अगर मौर्य कला के बारे में आपको बताना है तो आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं कि कला जो है वो मानवीय कल्पनाओं का ही मूर्त रूप है, ठीक है। यही होता है, कला जो है वो मानवीय कल्पनाओं का मूर्त रूप है। ये समझिए सिंपल कि अगर कोई पेंटिंग भी कोई बच्चा बनाता है तो क्या होता है कि वो कई बार आप देखेंगे कि वो कुछ ऊट-पटांग चीजें बना देता है, ठीक है। लेकिन जब आप उससे पूछेंगे कि वो किस चीज के बारे में क्या फोटो बनाया है, तो वो बताएगा कि अच्छा उसने वो कुत्ता बनाया है या वो चांद बनाया है। तो वो जो इमेजिन करता है उसका ही वो कोई आकार देता है, कोई आकृति बनाता है। तो यहीं से कला का शुरुआत होता है, यहीं से विकास होता है, ठीक है। तो यही कला है। कला क्या है, मानवीय कल्पनाओं का मूर्त रूप है, ठीक है। अब इसके साथ ही आपको मौर्य कला पे आ जाना है। मौर्य कला पे क्या डिस्कस करना है, आप उसमें बताएंगे कि तीसरी शताब्दी में, ठीक है, तीसरी शताब्दी में सामाजिक समरसता, आर्थिक संपन्नता, राजनीतिक स्थिरता के कारण, ठीक है, जिस कला का विकास हुआ, ठीक है, उसे मौर्य कला के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें बताइएगा कि मौर्य कला के विकास में विभिन्न राजाओं का योगदान रहा, जिसमें से चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक तथा उनके वंशज प्रमुख रहे हैं, ठीक है। या सिर्फ अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र कर दें वो भी पर्याप्त है, ठीक है। इस तरीके से जो है इसका एक भूमिका हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप एक चार्ट बना सकते हैं इस तरीके का, ठीक है। मौर्य कला में ये सारे चार्ट में आप उसको दो भागों में बांट सकते हैं, या वहां लिख दें कि मौर्य कला को दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है या समझा जा सकता है, जिसमें से पहला राजकीय कला, दूसरा है लोक कला। अब आप वहीं पे बताएंगे कि राजकीय कला क्या होता है और लोक कला क्या होता है। राजकीय कला क्या होता है, तो वैसा कला या कला का वह रूप जिसको राजकीय संरक्षण प्रदान था, ठीक है, या संरक्षण प्राप्त था, वही राजकीय कला है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, तो पहला नगर नियोजन है, दूसरा राजप्रसाद है, तीसरा स्तूप है, चौथा स्तंभ है, पांचवा गुफा है या गुहा। और इसको आप फिर चैत्य, स्तूप और विहार इन सब में सॉरी यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है, ठीक है,
तो यहाँ स्तंभ हो गया, फिर इसके बाद स्तूप हो गया है, और फिर गुफा है, गुफा में चैत्य और विहार है। ठीक है, इतने भागों में आप राजकीय कला को बांट कर देख सकते हैं। ठीक है, और फिर अब जब देखिए प्रश्न क्या था हमारा, मौर्य कला की विशेषताओं की विवेचना करना था। तो जब आपने एक खाका तैयार कर दिया है, अब सीधे आपको पहला पॉइंट पकड़ना है नगर नियोजन। तो आपको सिर्फ नगर नियोजन की विशेषता के बारे में बताना है। ठीक है, उसमें आर्टिस्टिक टच क्या था, क्या खासियत थी, ये बताना है। तो नगर नियोजन का पहला खासियत क्या देंगे आप, कि पाटलिपुत्र नगर जो था वो गंगा, सोन और गंडक की संगम पे था, या गंगा और सोन की संगम पे था, पहला ये देंगे। फिर आप बताइएगा कि पाटलिपुत्रा नगर जो है उसकी आकार क्या था। ठीक है, वो कितना 18 स्टेडिया गुने 80 स्टेडिया, इस तरीके का कुछ है, 80 × 18 स्टेडिया, ये बताइएगा। ठीक है, फिर ये बताइएगा कि उसका आकृति कैसा था, चौकोर था। ठीक है, यानी आपको हर बिंदु का, चाहे आप नगर नियोजन ले लें, राजप्रसाद ले लें, स्तूप ले लें, हर किसी का आपको सिर्फ विशेषता बताना है। ठीक है, क्या खासियत है। फिर आप राजप्रसाद के बारे में बात करिएगा, तो राजप्रसाद के बारे में बताइएगा कि राजप्रसाद, अच्छा, जब नगर नियोजन के बारे में बताइएगा ना, तो वो विशेषता बताने के बाद वहाँ 1-2 पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं कि नगर नियोजन इतना भव्य और इतना बेहतरीन था कि विदेशी जो कुछ ट्रैवलर्स रहे हैं, ठीक है, उन्होंने भी नगर नियोजन का जिक्र किया है। जैसे मेगास्थनीज ने चर्चा किया है। ठीक है, इसके अलावा एरियन ने इसको जो है सूसा और एक बेकना से तुलना किया है। ठीक है, इवन फाहियान जो आता है वो इसे देवों के द्वारा निर्मित बताता है। तो ये सब भी चीजें क्या है, नगर नियोजन की विशेषता को ही फिर से जो है दोहरा रहा है। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों का जिक्र करना है। फिर राजप्रसाद में आएंगे, तो राजप्रसाद बताइएगा कि ये कुम्हरार में अवस्थित है, संभवतः इसका प्रयोग राजा या फिर राजकीय क्रियाकलापों के लिए किया जाता था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि ये लकड़ी और प्रस्तर का निर्मित था। लकड़ी जो था उसका फर्श हुआ करता था। उसका बाद जो पत्थर है, ठीक है, उसके स्तंभ हुआ करते थे। ये सारी चीजों का आप जिक्र करेंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद इसमें कुछ क्या विशेषताएं थी, तो ये बताइएगा कि इसमें पॉलिश किया हुआ था, चमकदार था, कहीं कहीं जो है इसमें आकृतियां बनी हुई थी, सुंदर आकृतियां बनी थी, ये सारी चीजें उसकी विशेषता थी। फिर स्तूप के बारे में आइएगा, तो स्तूप का क्या कर सकते हैं, आप फोटो बना सकते हैं। फिर स्तूप क्या हो, मतलब किस तरीके से था, उसमें हर्मिका कहाँ है, छत्र कहाँ है, मेढी कहाँ है, प्रदक्षिणा पथ कहाँ है, तोरण द्वार कहाँ है, ये बताएंगे। ठीक है, और फिर इसकी खासियत बताएंगे। ठीक है, इन सब की खासियत, कि प्रदक्षिणा पथ की क्या खासियत है। ठीक है, तोरण द्वार की क्या खासियत है, तोरण द्वार पे क्या डिजाइन किया जाता था, जहाँ तक की कथाएं उकेरी जाती थी, इन सब चीजों को आपको उसमें जिक्र करना है। फिर स्तंभ के बारे में बात करेंगे, तो स्तंभ में बताइएगा कि स्तंभ जो है वो एक मोनोलिथिक है, एक ही पत्थर को तराश कर बनाया जाता था, है ना। नीचे से मोटा, ऊपर, और जैसे जैसे ऊपर जाते थे वैसे वैसे पतला होता जाता था। यानी जितनी भी विशेषताएं हैं वो बताना है आपको। फिर ये बताइएगा कि वो बहुत ज्यादा चमकीला, बहुत पॉलिश्ड होता था। ठीक है, उसके बाद उसपे इन्वर्टेड लोटस होता था, उसपे एबेकस होता था, उसके ऊपर एक पशु आकृति बनाई जाती थी। फिर वो जो मोनोलिथिक शाफ्ट है, यानी जो पत्थर है, एकाश्म पत्थर, उसपे किसी ना किसी स्क्रिप्ट में राजकीय कोई आदेश लिखा हुआ रहता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। फिर आप गुहा के बारे में लिखेंगे कि गुहा 2 प्रकार का होता था, चैत्य और विहार। इसका प्रयोग जो है चैत्य का क्यों प्रयोग किया जाता था और बिहार का प्रयोग क्यों किया जाता था। फिर आपको इसकी विशेषताएं बतानी है। विशेषता क्या होगा इसका, कि इसमें विशेषता ये होगी कि जो चैत्य हुआ करता था उसमें वो भी अंदर से बहुत पॉलिश्ड होता था। उसका जो गेट होता था वो मतलब उसमें अलग अलग आकृति की बनाई जाती थी, है ना। गेट जो था ना, मैं एग्जैक्ट वो वर्ड भूल रहा हूँ, बट उस तरीके से उकेरा जाता था, बढ़िया से पॉलिश किया जाता था, उस पर डिजाइन दिया जाता था। एक विशेषता यह भी मेहराबदार गेट। बिल्कुल, मेहराबदार गेट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो गुहा हुआ करता था उसके अंदर एक और कमरा हुआ करता था। ठीक है, तो इसका ये भी जिक्र कर सकते हैं क्योंकि ये भी इसकी विशेषता है। ठीक, ये हो गया हमारा राजकीय कला, जो विभिन्न राजकीय कला यहाँ बताया गया है, इन सब की विशेषता। ठीक है, अब लोक कला पे जब आएंगे आप, तो लोक कला में बताइएगा कि सबसे पहले ये बताइएगा कि लोक कला होता क्या था। तो ये बताइएगा कि ये स्वतंत्र प्रभार में लोगों की रुचि से जो जिस कला का विकास हुआ वो लोक कला के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसमें मूर्ति कला है, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हैं, और 2-4 और जो आपको मिले उदाहरण वो दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी आपको उसकी विशेषता बतानी है। विशेषता क्या होगी,
यक्ष और यक्षिणी की विशेषता, एक विशेषता यह है कि इसको स्वतंत्र रूप से खुले आसमान के नीचे बनाया जाता था, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। चमकदार होता था ये। उसके बाद इसमें जो मानवीय रूप है इसका, यक्ष और यक्षिणी की, वो बहुत आसानी से प्रकट होती है, ठीक है। मतलब वो ये आप जब उस मूर्ति को देखें आपको महसूस होगा कि जो बनाने वाले ने है उसको एकदम मानवीय रूप देने की कोशिश की है, ये भी एक इसकी विशेषता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको एकदम स्टिक्ड रहना है क्वेश्चन के अनुरूप। अगर विशेषता पूछा जा रहा है तो हर एक बिंदु की जिसका जिसका आप टच करेंगे उसकी सिर्फ विशेषताओं के बारे में बताएंगे, और फिर भूम अंत में निष्कर्ष क्या देंगे, निष्कर्ष ये देंगे कि मौर्य कला जो है अ, इतना प्राचीन होने के बाद भी आज भी जो है वो अपनी विशेषताओं के कारण जो आज के भी आर्किटेक्ट हैं या आज के भी जो कलाकार हैं उनके लिए है ना आश्चर्य का विषय है या रिसर्च का विषय है। मतलब इस तरीके से कुछ आप एक अलग अंदाज में दे सकते हैं, यानी आपके निष्कर्ष में भी उसकी विशेषताएं ही झलकनी चाहिए, ठीक है। और फिर एक दो लाइन लिख सकते हैं कि अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण वर्तमान में भी प्रासंगिक एवं पर्यटन का बहुत बड़ा है ना सोर्स है या पर्यटन के लिए आज भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से जो है इसका एक अच्छा उत्तर लिखा जा सकता है। चूंकि आज जो है मेरे पास सर के द्वारा काफी क्वेश्चन नहीं भेजा गया था, एक दो ही क्वेश्चन भेजा गया था, तो मुझको पता नहीं था कि ये डिस्कस किया जाएगा कि नहीं। और अभी आप लोग जब वो कट ऑफ और वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तभी जो है मैं सोच रहा था कि आज क्या डिस्कस किए कि इन्होंने मौर्य कला की विशेषताओं के बारे में जब बात करते हैं तो पहले देखिए यहाँ पे एक बार ये भूमिका लिख रहे हैं, ठीक है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ भूमिका। फिर ये एक फ्रेम बना रहे हैं, फ्रेम जब बना रहे हैं तो इसमें यहाँ फिर भूमिका लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको नहीं लिखना है यहाँ पे, इस सब का कोई जरूरत नहीं है। अब जब वो एक बार भूमिका लिख ही चुके हैं तो यहाँ से गौर कीजिए कि यहाँ से ये फिर से भूमिका शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसकी क्या जरूरत है, रिपीटेशन नहीं करना है। फिर देखिए यहाँ पे राजप्रसाद, नगर नियोजन, स्तंभ, स्तूप, ये सब लिख दे रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पे ये एक फ्रेम पहले से बना चुके हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब यहाँ अगर ये बनाइए यहाँ पे या फिर इस तरीके से बनाइए, और मेरा पर्सनल सुझाव ये रहेगा कि आप इस तरीके से चार्ट का प्रयोग करें, ठीक है। अब देखिए जब वो लिख देते हैं तो फिर से यहाँ शुरू कर रहे हैं राजप्रसाद, फिर राजप्रसाद के बारे में बात कर रहे हैं, पाटलिपुत्र नगर के बारे में बात कर रहे हैं, और ठीक ठाक विशेषता इसमें बताते हैं वो, ठीक है। अब यहाँ आगे जाके देखिए स्तंभ के बारे में जब बता रहे हैं तो ये स्तंभ का यहाँ पे चित्र बना सकते थे। यही सारी चीजें तो कलात्मक विशेषताएं अब आप अपने कॉपी में ऐड कर सकते हैं। बाकी सबसे अगर आपको अलग दिखना है, 2-4 नंबर का अगर एज लेना है, इसमें बहुत सारे मेंस के स्टूडेंट भी बैठे होंगे, बहुत सारे इंटरव्यू कैंडिडेट भी होंगे, कुछ टॉपर्स भी होंगे, ठीक है। वो भी आपको बताएंगे कि यही सब इस तरीके के ही कुछ प्रश्न होते हैं जिसमें आप कुछ एडवांस कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं जो आपको बाकी सारे उत्तरों से थोड़ा अलग प्रस्तुत करेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको स्तंभ का जो है एक फोटो बनाना चाहिए था, यहाँ पे इन्वर्टेड जो है लोटस दिखाना चाहिए था, एक एबेकस बनाना चाहिए था, ठीक है। फिर यहाँ पे इस तरीके से आपको लायन टेल बनाते और इसके बारे में लिख देते कि ये क्या है, मोनोलिथिक शाफ्ट है, इसका वजन क्या होता है, ये उल्टा बेल क्यों है, एबेकस क्या है, ये जानवर क्या है, ये सब लिख सकते थे, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे थोड़ा अभाव नजर आता है, ठीक है। बाकी विशेषताएं वगैरह ये ठीक लिखते हैं, कुछ बात बनाया गया है लेकिन फिर भी विशेषताएं ठीक लिखी गई हैं। फिर स्तूप की बात करें तो स्तूप के बारे में ये ठीक ठाक लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो है एक स्तूप का फोटो बनाया जा सकता था, ठीक है। आसानी से बन जाता है स्तूप वगैरह, आप लोगों को ये बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बिहार के बारे में लिख रहे हैं तो गौर, अच्छा एक चीज और ध्यान रखें कि इस तरीके के प्रश्नों को आप पॉइंट वाइज लिखना चाहें तो वो और अच्छा होता है, ठीक है। पॉइंट में अगर विशेषता लिखना है, जैसे स्तूप की विशेषता अगर लिखनी हो, स्तूप क्या होता है ये बता दें और फिर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट में 5 विशेषताएं अगर लिख देंगे आप तो बहुत आसानी से, अगर हर पॉइंट पे एक नंबर नहीं तो समझिए 2-3 पॉइंट पे 2-4 नंबर तो दे ही देगा ना भाई। अगर आप 5 पॉइंट लिखते हैं तो वो आसानी से 2 नंबर तो आपको इन 5 पॉइंट पे देगा। तो इससे क्या होगा ना कि आपके नंबर्स बहुत आसानी से बढ़ेंगे, ठीक है। मैथ्स में नंबर क्यों ज्यादा मिलता है, क्योंकि उसमें लोग स्टेप वाइज बनाते हैं, ठीक है, और हर स्टेप में मार्किंग होता है। तो इतिहास में क्यों ना वही अप्रोच अपनाया जाए, है ना। हम अगर पॉइंट में लिखेंगे तो स्टेप की तरह नजर आएगा, और जब वो स्टेप की तरफ नजर आएगा तो उसी अनुरूप नंबर भी मिलेगा, ठीक है। फिर बिहार, मूर्ति कला, इन सब का जिक्र करते हैं। फिर यहाँ से वो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति के बारे में बताते हैं कि कोई दीदारगंज से प्राप्त हुआ है, कोई मथुरा से प्राप्त हुआ है, कोई लोहानीपुर से प्राप्त हुआ है,
ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे मौर्य कला का विकास या उसका किस तरीके से प्रभाव पड़ा है, ये सब का जिक्र कर रहे हैं। इन सब का इस प्रकार के उत्तर में कोई जरूरत नहीं है। जब आपसे मौर्य कला की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण या उसके महत्व के बारे में पूछा जाए या उस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पूछा जाए, उस तरीके का कोई प्रश्न हो तो वहाँ इन सब चीज़ों की गुंजाइश होती है। यहाँ पे देखिए चूंकि समय अब बहुत कम होता है, 3 घंटे में ही आपको सारे प्रश्नों को लिखना है। टोटल प्रश्नों की संख्या भी अगर आप गौर करेंगे तो गौर कीजिएगा कि 5 और 2 7, ठीक है। यहाँ ये हो गया। फिर सेकंड में भी 5 + 2 7। और अगर आप उसमें आएंगे स्टैट वाले पोर्शन में, तो हर एक प्रश्न में 5 क्वेश्चन रहता है। तो देखिए कितना हो गया, 5 5 10 15 20 और 4 24, 24 प्रश्न है। इसमें से भी 2 प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं, 400 वर्ड वाले। फिर 5 जो क्वेश्चन है छोटे छोटे, वो भी आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना है, यानी बहुत ज्यादा लिखना है। तो जितना ज्यादा स्टिक्ड रहेंगे, जितना कम से कम शब्दों में लिखेंगे, जितना ज्यादा पॉइंट वाइज लिखेंगे, उतना आपके लिए आसान और सहूलियत होगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन लिखा जा सकता था। इसका एक कोई मॉडल आंसर या अन्य कॉपी मिलेगी तो वो कल अच्छे से इवेलुएट करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हैं तो वो बोल सकते हैं, या मेरे अंदर अगर कोई सुधार की जरूरत है आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए ओवर, आप बताइए। बताइए सर कैसा लगा? टेस्ट का क्या प्रोसेस है सर, किस प्रकार से हो रहा है, कब क्वेश्चन दिया जाएगा, इस टाइप का सर डिस्कस कर देते थोड़ा। अच्छा, हाँ वो उसको कर बताए। देंगे, उसको कर देंगे। पहले जो अभी जो सर ने बताया ये कैसा लगा, इसमें फीडबैक क्या है आपका, कुछ अगर इम्प्रूवमेंट वगैरह कुछ सलाह देना चाहते हैं तो वो बात कर लें आप। पहले सर फीडबैक एक कैसा लगा मतलब आप एक लोगों को? सर ये बहुत अच्छा था डिस्कशन सर। उसमें मतलब कुछ सर ने एक स्टेटमेंट बोला था जो कि है ना, जो ट्रेवलर्स थे उन्होंने बोला था, ये काफी इंपॉर्टेंट था मुझे लगा, ताकि मेरे आंसर्स में मिसिंग रहता है जनरली। उसके अलावा सर एक चीज मैंने देखा कि सर एक इंग्लिश का पेपर भी अगर आप उसको इंक्लूड करें, जैसे कि हमने हिंदी का पेपर डिस्कस किया, हिंदी वाले आंसर, एक इंग्लिश का भी लेंगे सर, इंग्लिश मीडियम वाला तो ज्यादा सही रहेगा सर। तो फिर ठीक है। ले लेंगे। ये इंग्लिश वाला इंग्लिश की मतलब ये तो अभी हम लोग एक ही आज डिस्कस कर पाए हैं। इसके इंग्लिश वाला जी पोर्शन बिल्कुल लेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है आपका। कल जैसे दो किए थे ना, तो एक इंग्लिश भी किए थे, एक हिंदी भी किए थे। आज भी करते, क्योंकि बहुत समय हो गया, 11 बज रहा है अभी। सर हाँ, मेरा एक सजेशन था कि थोड़ा सा पहले क्लास स्टार्ट हो सकती 9:30 बजे के आसपास से। ये तो फिर सब लोगों से पूछ के फिर टीचर का टाइम वगैरह देख के अच्छा क्योंकि इसमें ठंडा का हाँ समय सर, वो ज़्यादा लेट, बेहतर होगा, 9:30 या 9 साढ़े 9। ये तो गर्मी के टाइम पे ठीक रहता है, मतलब 10 बजे, अभी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो ठीक है, मैं मैनेजमेंट से बात गर्मी के करता हूँ समय तो। सही रहता है, लेकिन अभी हाँ, विंटर है तो ठीक ठीक। मुझे तो खैर सर टाइम अच्छा लग रहा है। वो सबसे बात करके फिर अकेले डिसीजन नहीं लिया जा सकता। इस पे मैनेजमेंट से बात करना, हाँ। टीचर से बात करना, स्टूडेंट से बात करना, तभी टाइम इधर उधर होगा। सर इसमें जैसे सर ने बताया कि जैसे सर स्तंभ मिला है, इसका तो बताना ही। अगर आप उदाहरण भी दे रहे हैं ना, तो उसमें भी आप विशेषता बताएं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप स्तंभ का उदाहरण देंगे तो उसमें आप क्या बताएंगे कि यहाँ जो लौरिया नंदनगढ़ में है या लौरिया अरेराज में है, तो उसमें आप उसकी विशेषता बताएं कि उस स्तंभ पे किस पशु की आकृति उकेरी गई है। ठीक है, हाँ वो बताइए। तो क्या हो गया, आप सिर्फ उदाहरण नहीं दे रहे बल्कि उसकी विशेषता भी बता रहे हैं कि वो एक सिंपल स्तंभ नहीं है। वो स्तंभ जो है वो बैल का आकृति वाला है, या उस पे लॉयन बना हुआ है, सारनाथ वाला लायन बना हुआ है। अगर आप स्तूप की बात कर रहे हैं, उदाहरण अगर सांची की दे रहे हैं, तो फिर आप सांची के स्तूप का कोई विशेषता बताइए। ठीक है, कुछ तो अलग जरूर है ना उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से सर अगर stick रहे। क्वेश्चन में रहता है कि किसी में कि लास्ट में वर्णन करे और एक में रहता है कि आलोचनात्मक वर्णन करे, दोनों में क्या क्या मतलब क्या डिफरेंस हमें लाना पड़ेगा आंसर राइटिंग में? बिल्कुल, देखिए इसके बारे में जो है आपको एक दिन रुपेश सर बढ़िया से जो एक दिन जो है ना सर, ये जी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी टेल वर्ड्स हैं, मूल्यांकन करें, परीक्षण करें, प्रकाश डालें, हाँ वर्णन बिल्कुल सर। करें, इस पे बहुत गंभीर चर्चा की आवश्यकता है, तभी आप उसके मैन्यूट डिफरेंसेस को समझ पाएंगे। बहुत अंतर तो कुछ होता नहीं है, इस बात को समझिए पहले। लेकिन जी सर। वही जो छोटा छोटा अंतर होता है, वो अंतर क्या होता है, उसके लिए हमें समय दीजिए। थोड़ा सा बैच वगैरह को एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है कि एक दिन सिर्फ इसी पे एक सर क्लास में सर भी नहीं जैसे होगा। हमने सर क्रिटिकल, हाँ, क्या बोल सर जैसे मैंने सर जो लिखा है, एक्चुअली सर मैंने जो लिखा था उसको क्रिटिकली एग्जामिनेशन पे लिखा था।
तो मैंने सर जैसे जॉन मार्शल, इसके बाद पर्सी ब्राउन वगैरह को कोट किया था, फिर उसको मैंने सर कॉन्ट्राडिक्ट किया था जो ऐसा नहीं है करके। पूरा मैंने सर सारे का फीचर उतना डिटेल में नहीं बताया, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव करके लास्ट में पॉजिटिव पे कंक्लूड किया सर क्रिटिकली एग्जाम में। ठीक ठीक। मैं वही कह रहा हूँ कि एक दिन जो है ना, उसमें 2-3 क्लासेस मुझे लेने पड़ेंगे, एक क्लास से वो संभव नहीं होगा। मैं एक एक करके हर वर्ड का जितने भी टेल क्वेश्चन आते हैं, 10-12 15-16 टाइप के टेल वर्ड्स होते हैं, वो सारे को मैं डिस्कस कर दूंगा एक एक करके। उसके बाद फिर आपको ये कंफ्यूजन नहीं आएगा कि मैं सर क्रिटिकली एग्जामिनेशन में कर दिया, पूछा ये गया था, मैंने वो लिख दिया, फिर ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, मुझे समय दीजिए, सब चीज एडजस्ट करने के बाद इसमें मैं क्लास ले लूंगा, खुद ले लूंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। और कुछ कहना है लोगों को? चलिए, तो सर ये क्लास डेली चलेगी क्या? ये सेशन जैसे जैसे चलेगा आपको नोटिस मिलते चला जाएगा उसका। ठीक है सर टेस्ट के बाद क्वेश्चन जी जो है जी कि क्या कहते हैं, आपको सवेरे क्वेश्चन मिल जाता है, आज भी टाइम 10 बजे के आसपास मिल गया होगा, और आप लोग लिख करके उसको रात के 9 बजे तक लगभग आप भेजते हैं मुझे। ठीक है, उसके कितने बाद बजे फिर का टाइमिंग होता है सर? 7 बजे तक, अगर मतलब कि जो लोग जॉब में नहीं है वो लोग 7 बजे तक प्रयास करें, जो लोग जॉब में हैं वो लोग 9 बजे तक प्रयास करें। जिनकी ड्यूटी इधर उधर होती है तो थोड़ा सा जॉब वाले को फ्लेक्सिबिलिटी देना जरूरी पड़ता है, लेकिन आप जितना जल्दी लिख के भेजेंगे वो उसको चेक करने के लिए जाता है, वो आपका पहले चेक होके मिलेगा भी। ठीक है जी सर। और ये तो टेलीग्राम वाला ग्रुप है सर, उसी पे डालना है ना हम लोग को? हाँ हाँ हाँ, टेलीग्राम पे डालना है, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं, जिधर आपको इच्छा हो वहाँ भेजें। जी सर। ठीक है, और किन्हीं को कुछ पूछना है? और सर ये डेली एक ही आप लोग में से कितने वैसे हैं जिन्होंने पहले भी मेंस लिख रखा है बीपीएससी में? जी सर 67 दिए हुए थे। कोई बात नहीं है, कोई भी लिखे हैं तो ठीक है। मैंने ठीक है। लिखा है सर 68 69 लिखा था, उसके पहले भी लिखा हुआ हूँ, इंटरव्यू दिया हूँ सर। देखिए, हम ये कह रहे थे कि जो लोग भी पहले मेंस लिखे होंगे वो ये चीज समझते होंगे कि जब आप अपना लिखते हैं आंसर, है ना, तो उससे पहले जो है ना आप एक शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है, शॉर्ट नोट हाँ सर, मतलब मैंने भी 67 69 दिया है, 2 एग्जाम मैंने दिया है, 68 नहीं दे पाया था। आप मेंस लिखे थे? हाँ सर, मेंस लिखा हूँ दोनों में, जॉब होने की वजह से 68 नहीं दे पाया था, ट्रेनिंग में था। बढ़िया, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, और जो मैंने इसलिए आप लोगों को पॉइंट आउट किया है कि शायद आप इस बात को समझेंगे कि जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं घर में, ठीक है, तो उससे पहले जो है उसको लिखने से पहले एक शॉर्ट नोट जरूर बनाएं। शॉर्ट नोट क्या होता है कि जैसे आज मैंने जो प्रश्न आपको बताया मौर्य कला के बारे में, तो उसकी विशेषताओं को जब आप जिक्र करेंगे ना, तो उसमें आपको कोई सेंटेंस नहीं लिखना है, कुछ लिखना नहीं है आपको, ठीक है। बस आप उसमें एक एक वर्ड लिखते जाइए, सिंपल। जैसे अगर आप स्तंभ के बारे में लिखना है और आपको उसकी विशेषताएं बतानी है, तो आप क्या क्या लिखेंगे? एक वर्ड लिखेंगे स्तंभ, अगला वर्ड लिखेंगे, पहला वर्ड क्या? पॉलिशदार, ठीक है। दूसरा लिखेंगे 50 टन, 30 मीटर, या जो भी उसकी हाइट हो 30 फीट, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? नीचे मोटा ऊपर पतला, या नीचे से ऊपर पतला, ऐसा लिखेंगे। उल्टा कमल, ऊपर पशु आकृति, ठीक है। ये 5 पॉइंट लिख दिए। फिर अगला स्तूप पे आइए, एक वर्ड लिखिए स्तूप, अगला लिखिए स्तूप के विभिन्न जो भी चीज पाए जाते हैं, जिससे क्या? प्रदक्षिणा पत्र, हर्मिका, छत्रप, ठीक है, मेधी, फिर तोरण द्वार। ये 4-5 हो गया। अब इसके साथ एक एक पॉइंट में इसकी विशेषता बता दीजिए, ठीक। उसी तरीके से राजप्रसाद पे आइए। राजप्रसाद एक वर्ड हो गया, अगला वर्ड क्या होगा? तो उसमें लिखिएगा पत्थर एवं लकड़ी का प्रयोग, ठीक है। दूसरा क्या होगा? पॉलिशदार। तीसरा होगा कई स्तंभों वाला। तो इस तरीके से जो है क्या होगा ना, एकदम क्रिस्प नोट तैयार होगा, ठीक है। और आप याद रखिए कि काम जो है एग्जाम हॉल के अंदर काम आपको यही आएगा, ठीक है। आप जो भी साहित्यिक अंदाज में अभी आंसर लिखते हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाएंगे, जिन मैंने इसीलिए पॉइंट आउट कराया है बाकी लोगों को जो लिख चुके हैं मेंस, आप लोगों को इसका आइडिया होगा कि हॉल के अंदर जो प्रेशर आता है ना, तो कलम अपने आप और दिमाग अपने आप भागता है, ठीक है। तो आप लिखना कुछ चाहेंगे और अंत में जब आप लिख देंगे तो आपको लगेगा अरे ये क्या लिखा गया, है ना। लिखना कुछ चाह रहे थे, कुछ और लिखा गया। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत बेहतर पकड़ बन जाता है, ठीक है। तो उसके लिए कोई बात नहीं है, और लिखते लिखते ये आ भी जाता है ऐसा।
बट शुरुआत में जो है आप लोग ये कोशिश ज़रूर करें, आप एकदम क्रिस्प नोट बनाएँ, आधे पेज का, 1 पेज का, ठीक है? एकदम छोटा-छोटा लिखें और उसको जो है ना जब आप अपना आंसर लिख रहे हो, तो उसको सामने रखिए, ठीक है? कि आपके आंसर को एग्ज़ैक्ट इन्हीं सारे बिंदुओं से होकर गुज़रना है। इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं लिखेंगे, ठीक है? फिर अगर आपको अलग-अलग सोर्सेज़ में कहीं किताब पढ़ते हैं, कोई बढ़िया आंसर पढ़ते हैं, उसमें कोई बेहतर पॉइंट मिलता है, तो आप फिर उसको उसी में ऐड करें, छोटे-छोटे वर्ड्स में, ठीक है? तो ये आपको एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी फ़ायदा करेगा। यानी छोटा नोट जो होता है, ये बहुत फ़ायदा करता है, ठीक है? आप लोग जो कई बार मेंस लिख चुके हैं, क्या लगता है आपको ये ठीक कहा जा रहा है? यस आप सर, लोगों ने ऐसे मैं ऐसा ही करता हूँ सर। बेसिकली मेरा बिल्कुल डेढ़ सर। साल का स्ट्रेटजी रहता है। ये लेकिन मैं सर जो सर जिसको जब हमें पता रहता है कि ये क्वेश्चन आने वाले, जैसे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री में पेपर 1 में जो है रहते हैं, तो यहाँ पे तो ये फॉलो हो जाता है, बट पेपर 2 में नहीं हो पाता है। नहीं, आपको पेपर 2 के बारे में भी इस तरीके का चीज़ बताएँगे, ठीक है? या फिर जो मैं जीएस पैटर्न का जो सेक्शन 2 होता है करंट अफेयर्स वाला, इसमें भी कुछ पॉइंट हम आपको इस तरीके का बताएँगे, ठीक है? जो हर क्वेश्चन पे लागू हो जाएगा, ठीक है ना? हर क्वेश्चन पे ये सारी चीज़ें लागू होंगी। कुछ वैसे पॉइंट बताऊँगा मैं या आप लोग भी लिखते-लिखते आप लोगों को भी आइडिया हो गया होगा कि कुछ ऐसे यूनिवर्सल पॉइंट हैं, जब आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है ना, तो वो पॉइंट काम आता है, ठीक हाँ, है? वो कहानी बनाने के लिए एक तो वो रहता है, एक फॉर्मेट रहता है वो, बिल्कुल, कि वो अगर कुछ कहानी नहीं आ रहा है तो आप गौर करिएगा कि वो कहानी नहीं होता है। दरअसल मतलब समझिए कि आप अगर उन पॉइंट्स को लिख देते हैं और अगर आपका पढ़ा हुआ भी होगा ना, तो उन्हीं पॉइंट के इर्द-गिर्द चीज़ें आप लिखेंगे, है ना? बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, ठीक है? जैसे आपने अगर मान के चलिए कि क्वाड के बारे में तैयार किया है और क्वेश्चन I2U2 के बारे में आ गया, समझ रहे हैं आप? ठीक है? या हाँ फिर सर। आपने तैयार यान के बारे में किया था और क्वेश्चन जो है वो शार्क के बारे में आ गया, ठीक है? तो इन सब संभावना यहाँ पे किस तरीके से आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वो उसके बारे में आपको तैयार करा दिया जाएगा और ये सारी चीज़ें आपको निबंध में भी काम आएँगी क्योंकि आप याद रखिए एसे जो होता है ना, वो मल्टी डायमेंशनल होता है। हर हर एसे जो है लगभग एक ही रास्ता फ़ॉलो करता है, ठीक है? कृषि भी उसी रास्ते पे लिखा जाएगा, उद्योग भी उसी रास्ते पे लिखा जाएगा, ठीक है? थोड़ी-थोड़ी चीज़ें चेंजेज़ होती हैं, ठीक है ना? ठीक है? तो सर ये 1 मिनट में मेरा ये पहला क्लास है और मैं आया तो एक्चुअली मैं यूट्यूब पे वीडियो देख के आया था। अच्छा। हाँ, वो बताइए। कुछ बातें हो रही थी तो उससे मैंने आज देखा था कि आंदोलन वगैरह को लेके भी कुछ था। बट मैं जब इसको जॉइन किया मुझे समझ में नहीं आ रहा है कब क्लासेस हैं, प्रोसेस क्या है? मैंने बस एक व्हाट्सएप पे मैसेज देखा किसी ने पेमेंट किया है, क्या करना है, हुँ। क्या नहीं करना है? एक आप मैसेज लिख के पिन कर दीजिए कि प्रोसेस ये चल रहा है। पहला ठीक है, क्लास ठीक, है आपका? ठीक, ठीक, ठीक। मैं हाँ बता सर, दूँ। ये मेरा पहला क्लास है। तो जो भी कैसा आप मैसेज होगा ना पिन, अब पुराने मैसेज तो मैं देख नहीं पाऊँगा। तो पिन हुँ, मैसेज रहेगा तो मैं ज़ाहिर-सी बात है कि वो रहेगा। तो अभी तो हुँ। मैं व्हाट्सएप से ही जुड़ा हुआ हूँ और पहला ठीक है, क्लास ठीक है मेरा सर है। आज। मैं कर देता हूँ, कर तो आप देता हूँ। एक्सपीरियंस कैसा रहा? ठीक है। सर जो आज का क्वेश्चन था जी। उसमें आलोचनात्मक परीक्षण करना था। तो सर आलोचना में तो एक तो विदेशी प्रभाव डाल सकते हैं, उसके अलावा और क्या-क्या डाल सकते हैं सर? रूपेश सर इसके बारे में बताया जाए, क्या करना? जी, बिल्कुल, जो आलोचनात्मक परीक्षण वाला क्वेश्चन था ना, जो विदेशी प्रभाव वाला मुद्दा है, जैसे बताइए आप विदेशी प्रभाव में कौन-कौन से मुद्दा पहले आप लिखते हैं? सर उसमें ईरानी प्रभाव डाला था मैंने तो केवल और उसके अलावा और ज़्यादा समझ में नहीं आया सर तो डाला नहीं था। सर मैंने इसमें सर लिखा था जैसे कि मैं हुँ। बताऊँ सर इसमें कुछ थोड़ा बोलिए, ऐड बोलिए, करूँ बोलिए, क्या? बोलिए। सर एक मैंने इसका क्रिटिसिज़्म किया था कि इम्पीरियल पैट्रोनेज था, काफ़ी मतलब कि वो मौर्यन डायनेस्टी का जो रूलिंग क्लास था, एलीट थे, उनका ज़्यादा इसमें मतलब कि उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था बेसिकली, उनका ज़्यादा रोल था बेसिकली। और दूसरा इसमें लिखा था मैंने कि ये किसी जो दे बेसिकली प्रोपेगेट द वैल्यूज़ ऑफ द बुद्धिज़्म, है ना? ये लिखा था। और हुँ, तीसरा सर मैंने जो पिलर्स के बारे में लिखा था कि वो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस रहते थे, वो जो अशोका का जो उसका जो अपना बिलीफ था, एक तरह से दिखाता है कि वो डिवाइन रूलर की तरह जो अपने को रिफ्लेक्ट करना चाहता था समाज में। और एक जो रॉक कट आर्किटेक्चर था, अ, वो भी दिखाता है कि जो रॉयल पैटर्नर्स थे, वो किसी रिलीजियस सेक्ट को जैसे आजीविका सेक्ट हुआ या फिर बुद्धिज़्म को उन्हें पैट्रनाइज़ किया था। और स्तूपा के बारे में लिखा था कि स्तूपा भी जो है
आपको बुद्धिज्म के जो बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस है उसको रिफ्लेक्ट करता है। और मटेरियल के बारे में देखा था कि वो काफ़ी मतलब स्टोन का, जैसे स्टोन और स्टोन बोलते थे, और एक वुड का भी यूज़ करते थे वो लोग, जो कि सर्वाइव नहीं कर पाया है ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। और उसका दे लैक द रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉमन लाइफ का जो पीपल का था, उनको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और लास्ट में लिखा था सर कि अ, जो कि बुद्धिस्ट ने जो धामा दिया था, वो रियलिटी में उसको फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि उसको दूसरे टेरिटरी को जीतता रहता था एज ए सॉफ्ट पावर के रूप में भी। ऑफ कोर्स। 8 पॉइंट मैंने लिखा है सही सब। शानदार, वेरी नाइस। और कोई? सर मैं बहुत बताऊं कुछ? हाँ बोलिए। स्तंभ पे जो चमकदार जो पॉलिश था, या फिर जो घंटाकृति थी, पशुओं की आकृति थी, ये सब जो था मतलब दूसरे देश का था, ईरानी और असीरियन देशों का था। ये हो सकता है क्या? हाँ सही सही जा रहे हैं आप। वो ये इरफान भी यही पॉइंट बोल रहा था, उस पे इसका प्रभाव था। हाँ जी, दूसरे देशों का विदेशी प्रभाव था। और यही बोल रही थी सर। आप एक ही पॉइंट बोल रहे हैं। सर हमने जो लिखा एक सर, चीज और एक्चुअली सर हमने जो रिलीजियस में लिखा था उसमें सर लिखा तो जनरली क्रिटिक्स का ये था, जो चूंकि अशोका जो है पेट्रोनेज बुद्धिस्ट को ज़्यादा किया था, और उनके स्तूपा और जो विहारा वगैरह थे तो उनमें बुद्धिस्ट का कुछ अंश दिखता है। लेकिन फिर उसको मैंने क्रिटिक्स में ये चीज़ किया जो ऐसा नहीं है, जो लोहानीपुर पटना से जहाँ से आपको जैनिज्म का जो तीर्थंकर का स्कल्पचर मिला है, इस चीज़ को खंडन करता है। और रॉक एडिक्ट उनका जो 12 है उसमें उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की भी बात की है, तो वो सारे रिलीजन को एक तरह से ट्रीट करते थे, तो ऐसा नहीं है कि किसी रिलीजियस को पैट्रोनेज किया गया है। और इसके बाद कोर्ट आर्किटेक्ट पे जो लिखा, ज़्यादातर कोर्ट आर्किटेक्ट का पैट्रोनेज हुआ करता था, तो फिर उसको यक्ष यक्षिणी के स्कल्पचर से काउंटर किया है, जो ऐसा नहीं है। बहुत सारे यक्ष यक्षिणी का दीदारगंज में जो मिला है स्कल्पचर, ये इस चीज़ को काउंटर करता है, जो ऐसा नहीं है। फिर जो हेलेनिस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में जो एक क्रिटिक्स हुआ है, जो फॉरेन से ज़्यादा एलिमेंट्स लिया गया है, तो उसको मतलब काउंटर करने के लिए ये लिखा हूँ, जो अशोका का था वो मोनोलिथिक पिलर हुआ करता था, उनका एक ही बेस हुआ करता था जो अलग था। फिर एक बार राजप्रसाद का मैं लिखा हूँ, जो दीज वर नॉट यूनिक फीचर्स ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी। हमको पॉजिटिव पेंट करना है, चूंकि मौर्य को हमको ज्यादा तो गुणगान करना है सर, इंडिया के हैं तो। वही मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि चूंकि मामला इंडिया का है, ये चीजें हैं, और इसमें ऐसी कोई बहुत आलोचना है नहीं इसकी। अब आलोचनात्मक परीक्षण, देखिए जो सब क्वेश्चन सेट करते हैं उनकी मेंटलिटी को समझिए। अगर वो सिर्फ लिखेंगे कि विवेचना करें, टिप्पणी करें, तो उनको भी लगता है ना कि कुछ नए शब्द इसमें जुड़ने चाहिए, ताकि बच्चे पे भी एक दबाव बना रहे, क्वेश्चन का भी थोड़ा फ्लेवर चेंज होते रहे। तो हर चीजों की आलोचना नहीं होती है, आलोचना होती भी है तो सकारात्मक आलोचना होती है। क्योंकि आप ऑफिसर बनने वाले हैं, तो ऑफिसर भी जब बनेंगे तो वहां भी आपको सरकार की अगर कुछ बातें ऐसी है नेगेटिव है, लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव तौर पे पेश करना है, तो आलोचनात्मक परीक्षण में हमेशा उसके पॉजिटिव तौर को कैसे पेश करना है। अगर 40% नेगेटिव लिखते भी हैं तो 60% पॉजिटिव ही लिखने का मामला रहता है। तो इसमें जो है कि बहुत डिटेल में एक दिन कुछ चर्चा करना पड़ेगा आलोचनात्मक परीक्षण में, पहले लिखते कैसे हैं, क्या लिखते हैं, उसके बाद कुछ अलग अलग क्वेश्चन के उदाहरण देंगे, और तब फिर जो है कि आपको एक दिन हम क्या करेंगे कि पाल कला जैसे मौर्य कला, उसमें कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें हर एक को कि प्रकाश डालने में क्या लिखना है, विवेचना करने में क्या लिखना है, आलोचनात्मक परीक्षण में क्या लिखना है, हर एक तरीके की बात करेंगे, तब जा करके आपको ये एक एक करके हम क्लियर कर देंगे। ठीक है सर, ये हिस्ट्री का जो सर ने बोला क्वेश्चन जो मूर्ति का इसने बोला, और दूसरा जो है जो 69 में पूछा था, और एक जो है आपका एक्ट पूछ देता है। और ये दोनों पैटर्न के क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल में जो शॉर्ट आंसर आते हैं, वहां पे ये सारे क्वेश्चन वहां पे पूछे गए हैं। ये तो हम लोग, अब मेरे पास तो सर उतना समय है नहीं कि मैं उसको एनालाइज कर सकूं जॉब करते हुए। अगर आप एक बार देख लें उसको तो बेहतर होगा। मैं बस नहीं, मुझे पता है, उससे कुछ निकाल के मुझे पता है। जैसे 69 यूपीएससी में पीटी में भी यूपीएससी के पिछले 7-8 क्वेश्चन पूछे गए। अभी भी जैसे कि यूपीएससी के हिस्ट्री मेंस ऑप्शनल वाले सब पेपर में जो पूछा जाता है, वो लोग हम लोग देखते हैं पढ़ाने से पहले, तो वो सब क्वेश्चन का आइडिया रहता है कि आपको हम लोग बताएंगे भी, आप यहाँ से ये सब क्वेश्चन कर लीजिए, और वही सबसे क्वेश्चन पिक कर करके हम लोग देते भी हैं आपको लिखने के लिए।
ठीक है, तो वो आइडिया है हम लोगों को। पढ़ाना रहता है तो वो चीज देखते हैं, पढ़ के आते हैं तभी पढ़ाते हैं। वो अलग अलग चीजें पढ़ते रहते हैं हम लोग भी, नहीं पढ़ेंगे तो फिर खुद में इम्प्रूवमेंट बंद हो जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। ऑफ कोर्स सर। तो 11:28 हो गया, किन्हीं को और शॉर्ट में कुछ पूछना है तो पूछे, वरना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, चलें फिर। कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा? सर मुझे बढ़िया रहा सर। क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा सर और मटेरियल कहाँ मिलेगा? वो क्या कहते हैं, मैं बता दूंगा। ये जनरल पिन डाउट कर जिनको दीजिए पूछना है। गैस सर। हाँ, हाँ ये सारे ये मैसेज पिन कर मैं जीत तुम्हारे लिए एक बात बोल देता हूँ कि आज चूंकि तुम देखे ही हो, अगर सेशन अच्छा लगा है तो ऑफर जो तुम देख रहे हो कि 1999 रुपये पे कर रहा है, वो आज तक के लिए ही है। उसके बाद कल इसका फी बढ़ जाएगा, इसलिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पे कर सकते हैं। और आपका कोई अगर डाउट है तो वो मुझे व्हाट्सअप करें, अभी तुरंत मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ये जो भी लोग हैं, अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लें, वरना कल से फी बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ओके सर। गुड नाइट, इजाजत हो तो। गुड नाइट थैंक यू सर। गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू। हाँ सर। सबको क्वेश्चन चेक किया हुआ भेजा गया है, और जो भी चेक नहीं हुआ है वो भी चेक होके चला जाएगा आप लोगों को। आप लोग अपना अपना कॉपी, साथ के अलग अलग दोस्तों की कॉपी भी उसको खोलिए, पढ़िए, देखिए। ठीक है, गुड नाइट।